हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मुझे पता है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी हमसे रखे होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग की वीडियोस है लगभग अल्टरनेट डे पे अपलोड होते रहेंगे, लेकिन अपलोड नहीं हो पाए। ठीक है ना। तो इसकी वजह कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज थे स्टूडेंट्स। लेकिन आप कहेंगे सर 11वीं 12वीं के वीडियो अपलोड हो पा रहे थे। 11वीं 12वीं के वीडियो अपलोड तो हो रहे थे, लेकिन लगातार नहीं हो पा रहे थे। आपने देखा होगा 11वीं 12वीं के वीडियो अपलोड हो रहे थे, लेकिन लगातार नहीं हो पा रहे थे, पहला पॉइंट। और वही 9वीं क्लास के स्टूडेंट का आपने देखा होगा, तो 9वीं क्लास के स्टूडेंट का भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मैं कहीं अब कहीं ना कहीं जो है हम देख पा रहे हैं कि जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको मैं कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया हूँ। ठीक है ना, कंट्रोल कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो अल्टरनेट डे बताए गए थे आप सभी को, उस अल्टरनेट डे के अकॉर्डिंग जो है आप लोग के क्लासेस अपलोड होते रहेंगे। तो अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी आज 1 जुलाई है। ठीक है, 1 जुलाई के अनुसार जो है आप लोग को आप लोग के स्कूल भी खुल जाने हैं। ठीक है, तो आप अब तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैंने बोला था कि मैं थोड़ी बहुत लेट भी होऊंगा, तो इतना भी लेट नहीं होगा कि आप लोगों को कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है ना, कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने देंगे स्टूडेंट्स। मैंने अगर आपसे वादा करा है तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंत तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और आपका भी जो है जो पेपर होगा उसमें आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी हुआ आप तब उसको भूल जाइए, और आज से एक नए उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़िए। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 वीडियो जा चुके हैं। 2 वीडियो में हम लोगों ने लगभग क्या करा था कि जो भी सिलेबस है, मैथ्स के जो भी सिलेबस है उसको मैंने डिस्कशन कर रखे थे, और हम लोगों ने पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया था, और उसमें जाकर एक ठीक ठाक थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने कर ली थी। और मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी, थोड़ी बहुत जानकारी दिया था कि धनात्मक पूर्णांक से संबंधित, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर से संबंधित हम लोग 2 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़े थे, 2 महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, 2 महत्वपूर्ण नियम रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, और उन रूल्स के किस तरह के इस्तेमाल हैं ये भी हमने बताया था। लेकिन बहुत दिनों के बाद मिलने की वजह से स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि वो 2 रूल्स कौन थे, क्योंकि उन रूल्स के आधार पे हम लोगों ने क्वेश्चंस करना नहीं सीखा था। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे प्रोसीड करने से पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा कि पहले उन 2 नियमों को आपके सामने रखें, वो नियम क्या कहते हैं ये भी बता दें, और फिर उसके बाद जो है उनकी क्या यूजेस है वो भी बता दें, और फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जस्ट एक मिनट। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था कि धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित जो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से संबंधित 2 तरह के नियम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ने के बारे में बोला था। हम लोग पढ़े भी थे, है ना, पढ़े भी थे, इन दोनों नियमों को पढ़े भी थे स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पहला नियम था यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब इसको आप बोलते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये ठीक है ना, हिंदी एक बार में देखा, और बार बार मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। फिर दूसरा हमने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका या प्रमेय। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका या प्रमेय। ठीक है, तो देखिए ये 2 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ना था, और मैंने आपको बता भी दिया था कि ये नियम्स क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने बचपन में मतलब बताया था कि आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ाई करी होगी। ठीक है, क्या पढ़ाई करी होगी, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, और इस जगह का क्या नाम है। ठीक है ना, जिसमें आपने पढ़ाई करी होगी कि इसको बोला जाता है डिवाइजर, जिसको बोला जाता है भाजक। ये मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, स्पेस कम है।
इसको बोला जाता है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, और इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसको बोला जाता है क्वोशिएंट, ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है भागफल, ठीक है, और इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर, और हिंदी में इसको बोला जाता है शेषफल या शेष, ठीक। अब देखिए डिवाइजर को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइजर को मैं दर्शा रहा हूं स्मॉल बी से, ठीक है, फिर डिवाइडेंड को मैं दर्शा रहा हूं स्मॉल ए से, क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू से, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से। हम लोगों ने बचपन में एक काम करा था, इन चारों के बीच में एक संबंध पढ़ा था। हम लोगों ने इन चारों के बीच में एक संबंध बचपन में पढ़े थे, और वो संबंध कुछ इस तरीके का था कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है ना, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, है ना, ये हम लोगों ने सीखा था। मैंने क्या बोला, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने यही बोला बाबू, ध्यान से देखना, कि ये जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही जस्ट मैंने बोला। और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे, इसके माध्यम से हम लोग किसी भी भाग को चेक कर लेते थे कि वो भाग सही है कि गलत है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर कोई भाग का क्वेश्चन देते थे, तो हम लोग जब जाते थे उनको चेक कराने, तो वो कहते थे अपने आप चेक कर लो, अपने आप चेक करने के लिए कहते थे। तो अपने आप चेक करने के लिए इस वजह से बोलते थे क्योंकि उन्होंने ये नियम हम लोग को पहले ही बता दिया था। हम लोग नहीं जानते थे कि इस नियम का एक्चुअल में आगे जाकर कुछ अलग नाम भी है। हम लोग नहीं जानते थे कि ये कौन सा, मतलब इस नियम का क्या नाम है। वो तो 10वीं में आने के बाद हम लोग जाने ना कि इसका नाम जो है कुछ अलग है, ठीक है ना, इसका नाम कुछ अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आप सभी ने सीखी होगी बचपन में, है कि नहीं, कि जो भाज्य होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। और इस तरीके से ये डिवाइडेंड को मैंने ए माना था, डिवाइजर को मैंने बी माना था, फिर क्वोशिएंट को मैंने क्यू मान लिया था, प्लस ये हो गया आर। और आपने देखा होगा कि रिमाइंडर कभी भी या तो जीरो होगा या जीरो, मतलब या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। डिवाइजर से कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं होता है, हमेशा उससे छोटा होता है। और डिवाइजर कौन है, यहां भी है, समझ में आ रहे हैं ना। और यही जो संबंध है स्टूडेंट, इसी संबंध को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसे ही बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, और कुछ नहीं है, ये डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इसके बीच का एक रिलेशन है, जहां पे जो रिमाइंडर होता है वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और हमेशा बी से छोटा होगा, अर्थात बी अर्थात डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। यही बात है, और इसे ही बोला जाता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के कहां यूज हैं, क्योंकि यूज जानना बहुत जरूरी है, और इसके आधार पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की यूज कहां है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एंड देन उसके बाद जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, बहुत नीचे में नहीं जा सकता, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ देखिए इसको मैं इरेज कर रहा, अब देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूजेस है वो यूज कहां है, प्रयोग कहां इसका करते हैं। तो पहला काम, दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उन दोनों संख्याओं का अगर मौशा ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड HCF of two numbers, मतलब
दो संख्याओं का मर्शा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, पहला। दूसरा, टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट, टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जा रहा है ना, सॉरी मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि हिंदी भाषी विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। 12वीं क्लास का अगर वीडियो आप लोग देखोगे तो आप कहोगे सर आप हम लोग के साथ गड़बड़ कर रहे हो, हिंदी भाषी विद्यार्थी कहेंगे, क्योंकि कहेंगे कि सर 12th क्लासेस को आप पूरे हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और हम लोग को जो है सर इस तरीके से कर दे रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं ध्यान में रखूंगा। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का मतलब है किसी भी दो संख्याओं का अगर मर्शा ज्ञात करना है तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए होंगे, गणितीय कथन दिए होंगे, उनको सिद्ध करना होगा कि वो जो गणितीय कथन है वो बिल्कुल सही है। अब गणितीय कथन क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहां पर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे बोला जाता है कि सभी धनात्मक समपूर्णांकों को, मैंने क्या बोला, सभी धनात्मक समपूर्णांकों को 2q के रूप में लिखा जाता है और सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों को 2q + 1 के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे प्रूफ करने को बोलेगा या दर्शाने को बोलेगा, दर्शाइए कि, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, इसको बोलेगा दर्शाइए, शो करना है, ठीक है। या इसी तरह से बोल सकते हैं दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा और उसको सिद्ध करना हो। देखो इसी तरह के स्टेटमेंट को बोला जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट या गणितीय कथन, और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। समझ में आई बातें? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना, बोरियस तो नहीं हो रहा ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नई चीजें जब सीखा करो ना यार तो थोड़े से फोकस करा करो, नई चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो नई चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करा करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आज तो आपको कमेंट करना ही है कि इन दोनों नियमों में कौन सा नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर दोनों आए तो वेल एंड गुड है, अगर दोनों में से कोई एक आया तो वो भी बताना है, और जो नहीं आया है तो अगले वीडियो में एक बार फिर से आपको रिकैप करा देंगे। लेकिन कमेंट करना है, कमेंट करा करिए, तो कमेंट में अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, कमेंट में अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मतलब ऐसा नहीं है गुड मॉर्निंग बोलना अनवांटेड चीज है, ठीक है ना। मैंने कमेंट करने के लिए ये बोला कि आपको कौन से नियम पसंद आए वो उस तरह के कमेंट करिए। आप कमेंट में कुछ और मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग बच्चे कमेंट करते, जैसे लाइव क्लासेस होते थे ना तो बच्चे अलग अलग तरह के चीजें जो है कमेंट करा करते थे, तो फालतू कमेंट करने का क्या अर्थ है, फालतू कमेंट करके आप केवल समय बर्बाद कर सकते हैं, फालतू कमेंट करके आप मतलब दूसरों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि आप अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से कमेंट अगर करने को कहा जा रहा है, वह भी कमेंट इस वजह से करने को कहा जा रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट का राइट होता है, अधिकार होता है कि स्टूडेंट अपने राइट का इस्तेमाल करे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और टीचर से अपने क्वेश्चंस पूछे, टीचर को बताए कि हाँ सर मेरे को क्या चीज समझ में आ रहा है और क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये किसी भी स्टूडेंट का एक अपना राइट होता है, ठीक है ना। तो अपने इस राइट को समझिए, और अगर उस राइट का इस्तेमाल करने को आपसे कहा जा रहा है तो कृपया गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये आना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में आई थिंक पहले वीडियो में, हाँ आई थिंक पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके
तीन या तीन से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं चार, चार के कितने फैक्टर्स हैं? तो आप बोलेंगे कि सर चार के तीन फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 1 है, 2 है, 4 है। फैक्टर का मतलब ये होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस नंबर में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है। तो जितनी संख्याओं का उस नंबर में भाग चला जाएगा वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाती हैं उस पर्टिकुलर नंबर का। अर्थात चार में देखिए एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, चार का भी भाग जाएगा, अर्थात ये 1 2 4 क्या होंगे? चार के भाज्य, सॉरी चार के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और अगर चार के देख रहे हैं कि तीन फैक्टर है, तो मैंने बोला ना जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है भाज्य संख्या। वही अगर मैं बात करूं 6, तो 6 के भी देखिए 1 2 3 6, मतलब एक का भी 6 में भाग जाएगा, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो ये 6 भी क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा, बिकॉज इसके चार फैक्टर हैं। तो मैंने बोला ना जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। वही अगर मैं बात कर लूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या जो होता है ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। भाज्य होने के लिए तीन या तीन से अधिक फैक्टर, जबकि अभाज्य होने के लिए आपको कितने फैक्टर होने चाहिए? केवल व केवल दो, दो से कम भी नहीं, केवल दो, ठीक है ना, एकदम दो होने ही चाहिए। जैसे अगर मैं दो ले लूं तो दो के कितने फैक्टर होंगे? दो के दो फैक्टर होंगे, एक होगा एक और एक होगा दो, मतलब दो में एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, तो दो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। वहीं अगर मैं तीन की बात करूं तो तीन के भी दो फैक्टर्स होंगे, एक होगा एक और एक होगा तीन, मतलब तीन में दो लोगों का भाग जाएगा, एक और तीन का। वहीं अगर मैं पांच का बात करूं तो पांच में एक का जाएगा और पांच का जाएगा। तो दो तीन पांच सात 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये है भाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो वन होता है, ये वन न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है, क्योंकि भाज्य होने के लिए तीन फैक्टर चाहिए या तीन से अधिक फैक्टर चाहिए, जबकि एक में एक का केवल एक फैक्टर है और भाज्य होने के लिए तीन या तीन से अधिक फैक्टर। वहीं अगर मैं अभाज्य की बात करूं तो अभाज्य के लिए केवल दो फैक्टर्स चाहिए, जबकि वन में तो केवल एक ही फैक्टर है, वन में केवल एक का ही भाग जा सकता है और वन में केवल एक का ही भाग जा सकता है, अर्थात एक का केवल एक फैक्टर है। तो एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य। अब आप कहेंगे सर ये फालतू चीजें हम लोग को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें हम लोग 10वीं क्लास में सीनियर क्लासेस के बच्चे हो गए, है ना, बड़े बच्चे हो गए, छोटे छोटे चीजें हम लोग को नहीं बतानी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये सब छोटी छोटी चीजें ही जो है बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। इनकी मदद से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इनकी मदद से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूं स्टूडेंट कि देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 12, मैंने क्या लिखा? 12, तो क्या मैं 12 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? मतलब 2 दूना 4 3 12 कर सकते हैं कि नहीं? वही अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 15, तो क्या मैं 15 को 3 गुणे 5 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर वही मैंने बात कर दिया 30, तो क्या 30 को हम लोग ये नहीं लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 5? ऐसा कर ही सकते हैं। अगर यही मैंने लिख दिया 40, तो 40 को क्या करेंगे? 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 दुना के 4, फिर 2 गुणे 5, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 बचे 40, है ना। अब आप कहेंगे सर ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब तो हम लोग बहुत बचपन में सीखे हुए हैं। तो बाबू सब बचपन की ही चीजें इधर काम आने वाली हैं, ठीक है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि छोटे क्लासेस के जो चीजें हैं ना, कभी मौका मिले तो वहां उनकी भी बुक्स उठाकर थोड़ा सा पढ़ा करिए, सीखा करिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां की चीजें आपको आगे बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर अपने सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कभी बोरियस सा फील हो रहा है, तो छोटे बच्चों की क्लास, मतलब आपके घर में या आप अपने ही पीछे के क्लास के जो है अगर बुक्स रखे हुए हैं, बुक्स को ऐसे रखना चाहिए, तो उन बुक्स को जो है उठाकर थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है ना।
तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं जो कुछ भी मतलब आपके सामने लिखता हूँ ना, वो अनवांटेड तरीके से नहीं लिखता, जो कुछ भी लिखता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि सर ये भाज्य संख्या है, आप देख पा रहे हैं कि 15 भी भाज्य संख्या है, आप देख पा रहे हैं कि 30 भी भाज्य संख्या, और ये आप देख पा रहे हैं कि 40 भी भाज्य संख्या है कि नहीं। 12, 15, 30, 40 ये सभी के सभी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स हैं। और आप एक बहुत खूबसूरत चीज देख पा रहे हैं कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, आप देखिए 12 को मैंने 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखा, और 2 2 3 ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। वही 15 15 को मैंने 3 गुणे 5 के रूप में लिखा, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणा करके देखो भाज्य संख्या है। वही अगर मैं 30 को बात करूं तो 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5 मैंने लिखा, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। वही अगर 40 को देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अर्थात आप क्या देख पा रहे हैं, अर्थात आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हो हमारे स्टूडेंट कि ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं सभी की सभी भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अर्थात एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं इरेज करूं, समझ में आया ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसको इरेज करें, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये बातें तो समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। और यही बात कौन कहता है, यही बात कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एवरी इसको आप क्या बोलेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग क्या करें, इसका भी हम लोग यूज वगैरह सीख लें, इसका भी हम लोग क्या सीख लें, इसका भी हम लोग यूज वगैरह सीख लें। इसके यूज क्या है, तो इसका पहला यूज अगर मैं बता दूं स्टूडेंट्स की इसका पहला यूज क्या है, तो आपने 9वीं क्लास में कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं, ये सिखाइए। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं लाइक 2, √2, √3, √5, √7, √11, ये जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 1 - √2, √3 -1/2, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं इन सभी इरेशनल नंबर को आप सिद्ध कर सकते हो कि ये इरेशनल है। यानी जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन अपरिमेय संख्याओं को आप ये सिद्ध कर सकते हो कि प्रत्येक मतलब जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हो। वो किसकी मदद से कर सकते हो, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से कर सकते हो, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, दूसरा इसका यूज क्या है, तो आप लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या के दो रूप, मतलब परिमेय संख्या को अगर डेसिमल में लेकर जाइए तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से आपने देखा होगा। एक ये तरीका होता है कि अगर आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार करेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आप करेंगे। दशमलव प्रसार करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए p/q है, तो q से जब आप p में भाग देंगे तो कंडीशन कभी कभार ये आता है
मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया, फिर डेसिमल आया, और डेसिमल के कुछ स्थान तक जाकर क्या हो जाता है, भाग रुक जाती है। ऐसा आपने करा हो। और कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे कुछ आया, फिर डेसिमल के बाद हमारा भाग रुकता नहीं है, लेकिन इस तरीके से जब रुकता नहीं है तो एक पैटर्न में जाता है, एक पैटर्न में जाता है। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, जिसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ऐसे आप बोलते हो। तो परिमित संख्या के दो रूप हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। एक पहला कि टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के कुछ स्थान के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, अर्थात शांत हो जाएगा। और दूसरा ये है कि दशमलव के कुछ स्थान के बाद टर्मिनेट नहीं होता है, डेसिमल के बाद वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है अनंत तक जाता है। मतलब कोई अंक आ गया और वही बार बार रिपीट होता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके के परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो किस परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उसके बारे में अगर सही जानकारी अगर पता करनी है तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यू जस्ट बता सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के माध्यम से हम लोग अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है, कोई रेशनल नंबर से दे रखा है, रेशनल नंबर को यूं जस्ट देखकर, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे और थोड़े से तरीके मैं बताऊंगा कि कौन से तरीके अप्लाई करने हैं। उस तरीकों को बस थोड़ा सा अप्लाई करके हम यूं जस्ट पूरा का पूरा भाग देने से बढ़िया है। वैसे तो आपको भाग देना पड़ेगा ना, भाग दिए बगैर हम लोग सिद्ध कर पाएंगे, मतलब तुरंत बता देंगे कि जो भी परिमेय संख्या है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या है कि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है, ठीक है ना। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसके बारे में अच्छी जानकारी अगर हमको कौन देता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देता है, ठीक है। तो ये इसके दो यूजेस हैं और वही यूजेस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हैं। मैंने एक बार फिर से आपको रिकैप करा दिया। इसका इस्तेमाल करके जो है क्वेश्चंस कराएंगे, आज नहीं कल कराएंगे, ठीक है ना। इसमें मैंने टाइम ले लिया, ज्यादा समय ले लिया, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि थोड़ी बहुत बातें भी हो जा रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने आपसे बातें कर लिया और उम्मीद है जो भी मैंने बातें किया, अनवांटेड बातें हम नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। जो भी बातें करते हैं आपके लिए ही करते हैं, आपके भले के लिए ही करते हैं। वो अलग बात है कि आपको बुरा लगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कड़वी दवा जो है ना, कड़वी दवा मतलब दवा भी जो है कड़वी लगती है, लेकिन अपने भले के लिए उसको खाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उस कड़वी दवा को खाएंगे नहीं तब तक आपको राहत मिलेगा नहीं। तो उसी तरह से हो सकता है कि आपके माँ बाप या आपके टीचर के कुछ बातें जो है आपको कड़वी लग सकती है। कड़वी लग सकती है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत कड़वे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे जो है किसी तरह का जलन भाव या द्वेष भाव रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आप अपने जिंदगी में हैं, आप अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी कठिनाई को अच्छे तरीके से लड़ पाइए। आपको उस तरीके का क्षमता प्रोवाइड करने का जो है प्रयास करते हैं इस तरीके की कड़वी बातें बोलकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कड़वी बातें नहीं होती हैं, वो तो आपके भले की, जो बात आपके लिए भले की हो, जो बात आपके भले के लिए बोली जाती है वो बात कड़वी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो कुछ भी मैं आपको, जैसे क्लासेस कभी कभार मैं डिस्टर्ब करके, ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चे उब जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक अगर होते हैं ना तो उनको समझाते समझाते कभी कभार तो सोचिए 1 घंटे की क्लासेस में आते हैं, समझाते समझाते 2-2 3-3 क्लासेस डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभार, 2-2 3-3 क्लासेस डिस्टर्ब हो जाते, मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे कभी कभार चले जाते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यूट्यूब पे कभी इस तरह का करा नहीं, ठीक है ना, कभी यूट्यूब पे इस तरह करा नहीं कि, क्योंकि यूट्यूब पढ़ाते समय जो है केवल सामने कैमरा है, ठीक है ना, आप रहते नहीं हो, कोई यहाँ पे स्टूडेंट होता नहीं है कि कोई गलती करे, नहीं तो वहां पे ऑफलाइन क्लास में कोई भी गलती करे तो फिर वहां पे जानबूझ के गलती नहीं करते हैं सब, ठीक है ना, क्योंकि एक आध दफा देख लिए सब ना कि अगर एक बार गलती करे तो क्लास डिस्टर्ब, ठीक है ना। तो वहां पे गलती इस वजह से नहीं करते हैं सब कि गड़बड़ा जाएगा। तो आप हमारे सामने नहीं हो तो किस तरह की गलती करो आई डोंट नो, बट उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर किसी तरह का डाउट होता है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप जरूर बताइएगा और जरूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो में इन दोनों में से कौन सा थ्योरम आपको बहुत पसंद आया, कौन सा नियम आपको पसंद आया है। अगर दोनों पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। इस पे आधारित क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में, और वीडियो अब पर डे आएगा, ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो पर डे आएगा और भरोसा है रखिए
कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी आपके स्कूलों में बहुत बेहतरीन आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।